लोकतंत्र का मंत्र, जनता के लिए पूरा तंत्र। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाएगी। एमपी में बीजेपी की सरकार आ रही है। रंग, रूप, महिला, पुरुष, क्षेत्र, भाषा, परंपरा, अमीर, गरीब, सवर्ण, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, कोई भी हो, किसी भी रूप में अंतर कितना भी हो, सब इस लोकतंत्र में बराबर के हिस्सेदार हैं। जो आएगा सबका स्वागत है सर। यही लोकतंत्र के बाराती बनते हैं, यही देश के भाग्य विधाता और यही मतदाता। दिल्ली के रिमोट से चलने वाली सरकार नहीं चाहिए, जनता की सरकार चाहिए। भारत के संविधान में हर 5 साल में मतदाता का संसार केंद्र और राज्यों में अपनी सरकार चुनता है। देश या प्रदेश का तंत्र चलाने के लिए अपनों के बीच से ही किसी सर्वश्रेष्ठ को कमान देता है और उनसे अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का वादा भी लेता है। जो वादा तोड़ता है, जनता उसे छोड़ देती है और जो मतदाता का सम्मान रखता है, पब्लिक उसे मौका देती है। भारत में मतदाता और मतदान का इतिहास नया नहीं है। प्राचीन भारत में कई प्रमुख पदों के लिए लोगों का चयन मतदान से होता था। खासकर बौद्ध संघों में निर्वाचन के निश्चित नियमों का पालन किया जाता था। चुल्लवग में मतदान के 3 तरीकों का उल्लेख मिलता है। पहला गुप्त मतदान, दूसरा कान में बताना और तीसरा खुला मतदान। देश की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया को स्वीकार किया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि चुनाव निष्पक्ष रहे, एक मतदाता दूसरे से प्रभावित ना हो। गोपनीयता की एक बड़ी वजह वोटरों की सुरक्षा भी थी। इसी गुप्त मतदान की वजह से हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़ों में समानता नहीं है। सबके अलग अलग दावे हैं। कोई नहीं जानता कि जनता ने ईवीएम में किसके नाम का बटन दबाया है। भारत में आजादी से पहले 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत वोट डाले जाते थे। उस वक्त सिर्फ 13% लोगों को ही मतदान का अधिकार था। अंग्रेजों के जमाने में वोटर बनाने के लिए बड़ी बड़ी शर्तें होती थी। सिर्फ सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत नागरिकों को ही मतदाता बनाया जाता था। दुनिया के बाकी देशों में वोटर बनने की कई शर्तें होती थीं। महिलाओं को मतदाता बनाने के लिए कई देश तैयार नहीं थे। 1893 में सभी लोगों को समान मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश था न्यूजीलैंड। भारत में अंग्रेजों ने सालों तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देने का विरोध किया। इसके उलट भारतीय संविधान में हर धर्म, जाति के महिला पुरुष को वोट डालने का हक मिला। इसीलिए मतदाता को ही हिंदुस्तान का भाग्य विधाता कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि 5 राज्यों में जनता ने किसके भाग्य में जीत लिखा है और किसकी किस्मत में संघर्ष। ओरछा की धरती से जनता का संदेश क्या है? राजाओं के गढ़ में राजस्थान ने कौन सा प्रण लिया है? छत्तीसगढ़ का ताज जनता किसे देना चाहती है? रामप्पा की माटी किसे पुकार रही है? बेस्ट करने वाला होगा जो हम लोग को आगे बढ़ा के लेके जाए, हमारा शहर का नाम करे, हम तो उसी को ज्यादा पसंद करते हैं। किसी की भी सरकार बने, गरीबों को योजना मिले, लाभ मिले। जो बंदा काम करता है वो आना चाहिए। पब्लिक को राजनीति से कोई मतलब उसको खाने के लिए चाहिए, उसको आप देते रहो, आपको वो जय करती रही। 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले मतदाता का मिजाज जानने के लिए कई सर्वे एजेंसियों ने ग्राउंड पर काम किया।
तेलंगाना में वोटिंग खत्म होते ही सभी ने अपने सर्वे के आधार पर हार जीत की भविष्यवाणी कर दी। किसी ने बीजेपी के खाते में जीत डाली तो किसी ने कांग्रेस को बाजीगर बताया। अलग अलग सर्वे एजेंसीज ने अलग अलग दावे किए और इसी एग्जिट पोल के अंतर को देखते हुए एबीपी न्यूज़ ने 5 राज्यों में जमीन पर जाकर मतदाताओं के मन टटोलने की कोशिश की। मध्य प्रदेश, यहाँ मामा यानी बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। 2023 का विधानसभा चुनाव महंगाई, भ्रष्टाचार, एंटी इनकम्बेंसी, 18 साल बनाम 15 महीने की सरकार, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुफ्त की योजनाएं, जातीय जनगणना, ओबीसी की सियासत और राम मंदिर में फ्री दर्शन के मुद्दे पर लड़ा गया और इन्हीं वायदों पर जनता ने वोट डाला। मुद्दे तो यही थे कि जो भी सरकार बने वो जिससे हमें लाभ मिल रहा है वही सरकार हमें दोबारा मिले। सबके दिमाग में लाडली बहना चल रही है। लाडली बहना चल रही है। सिलेंडर लेने जाते तो उसका इतना 1100-1200 रुपए मांगते हैं, फिर क्या दें? लाइट का बिल इतना दे देते हैं कि चुकाना ही मुश्किल हो जाता है। वोटिंग के दौरान जनता से बातचीत कर सर्वे एजेंसियों ने हार जीत पर रिपोर्ट तैयार की। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 100, कांग्रेस को 125 और अन्य को 2 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के मुताबिक बीजेपी को 111, कांग्रेस 117 और अन्य को 2 सीटें। TV9 भारतवर्ष का दावा है कि बीजेपी 111 और कांग्रेस 116 सीटें जीत सकती हैं। यानी एबीपी न्यूज सी वोटर, टाइम्स नाउ ईटीजी और TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती दिख रही है। मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे तो कल आएंगे, मगर नतीजे आने के पहले ही कांग्रेस दफ्तर में होर्डिंग्स लगने लगे हैं। जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। कल तो बहुत देर हो जाएगी, आज से ही तैयारियां शुरू हैं, क्योंकि कल शुरुआत में ऐसे रुझान आएंगे कि प्रचंड बहुमत की तरफ कांग्रेस जाने लगेगी। कांग्रेस आएगी सर। कांग्रेस आएगी जी। कैसे कह सकते हैं आप कांग्रेस? यहाँ अच्छा माहौल, पहले भी वही जीती थी। क्या लगा इस बार किसकी सरकार बनेगी? यहाँ कांग्रेस की बनेगी। ठीक उलट रिपब्लिक, इंडिया टुडे एक्सिस और न्यूज 24 का एग्जिट पोल है, जिसमें बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती दिखाई दे रही है। रिपब्लिक के एग्जिट पोल में बीजेपी 124 और कांग्रेस 102 सीटें जीत रही हैं। इंडिया टुडे एक्सिस ने दावा किया है कि एमपी में बीजेपी 150 सीट और कांग्रेस सिर्फ 80 सीटों पर सिमट सकती है। न्यूज 24 चाणक्य के मुताबिक बीजेपी 151 और कांग्रेस 74 सीटों पर सिमट जाएगी। माहौल तो बीजेपी का ही है। मामा तो आएंगे सही, हमारा हाँ मामा आएंगे। वो तो बीजेपी को बन जाएगी, 101% बनना बीजेपी के साथ। 101%? यस। बीजेपी आएगी और बीजेपी का मेन रीजन ये है कि भाई यहाँ पे जो महिला को जो दिया साथ और जीता का शिवराज बीरम। तो मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन रही है? की बनेगी? मामा की। सभी एग्जिट पोल का औसत निकालने पर एमपी में बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बीजेपी को 125 तो कांग्रेस को 102 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। इन दावों के पीछे भी कई शर्तें हैं। सी वोटर का सर्वे है वो 3 दिसंबर को सही साबित होगा। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ज़मीनी स्तर के ऊपर कोई ऐसा जिसे हम कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी, उसकी कोई लहर ऐसी नज़र नहीं आई। राजस्थान में 1998 से एक रिवाज है, हर 5 साल में मतदाता यहाँ सत्ता बदल देते हैं। यहाँ की कुर्सी पर दोबारा बैठने की परंपरा नहीं है। राजस्थान की जनता ने 1998, 2008 और 2018 में अशोक गहलोत को ताज देकर सियासत का जादूगर बनाया, जबकि 2003 और 2013 में वसुंधरा राजे को मरुधरा की महारानी का ताज पहनाया। क्या रिवाज के मुताबिक 2023 में वसुंधरा यानी बीजेपी की बारी है? राजस्थान में यही सर बदलाव हो रहा है, बीजेपी की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी सरकार बन रही है जी। क्यों जी? क्योंकि देश के हित में राष्ट्रीय हित है, सबसे सर्वोपरि होता है जी। कांग्रेस सरकार बनेगी। दिल में तो कांग्रेस ही आएगी मेरे हिसाब से। तो मोदी ने भी अच्छा काम कराया, कौन सा गलत काम थोड़ी करवाया मोदी ने। जनता के अनुमान में भी काफी अंतर है। ऐसे ही मतदाताओं से बात कर राजस्थान में भी एग्जिट पोल किए गए, इसलिए सर्वे रिपोर्ट में भी एक रुझान नहीं दिख रहा। एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान है कि राजस्थान में बीजेपी 104, कांग्रेस 81 और अन्य 14 सीटें जीत सकते हैं।
टाइम्स नाउ ETG के एग्जिट पोल में बीजेपी को 118, कांग्रेस को 64 और अन्य को 17 सीटें मिल सकती हैं। TV9 पोल स्टार्ट के सर्वे के मुताबिक 199 सीटों में से बीजेपी 102, कांग्रेस 92 और अन्य पार्टियां 7 सीटें जीत सकती हैं। रिपब्लिक ने भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। रिपब्लिक के एग्जिट पोल में बीजेपी 123, कांग्रेस 70 और अन्य के पक्ष में 16 सीटें जा सकती हैं। लेकिन कुछ सर्वे में कांग्रेस भी सरकार बनाने के करीब है। गहलोत के जादू के असर का दावा किया जा रहा है। इंडिया टुडे एक्सिस का अनुमान है कि बीजेपी राजस्थान में 85, कांग्रेस 99 और अन्य पार्टियां 16 सीटें जीत सकती हैं। न्यूज 24 चाणक्य के मुताबिक बीजेपी को 89, कांग्रेस को 101 और अन्य को 9 सीटें मिल सकती हैं। सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। नहीं, जादूगर नहीं है, दिमाग से जादूगर है। अभी की बार कांग्रेस की आने की संभावना हो गई। कांग्रेस आ जाएगी, पक्की आने वाली संभावना पक्की। गहलोत साहब की योजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जो भी योजना है सारी बराबर तो फ्री है। राजस्थान में सरकार किसकी आ रही है? कांग्रेस पार्टी की आ रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि काम अच्छा किया है। लेकिन जब आप सभी एजेंसियों की सर्वे रिपोर्ट का आकलन करने के बाद औसत निकालते हैं तो सारे अनुमान धरे के धरे रह जाते हैं। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक राजस्थान में कोई भी दल बहुमत की सरकार नहीं बना रहा है। बीजेपी को 94 तो कांग्रेस को 93 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 12 सीटें आने का अनुमान है। महिलाओं के अंदर जो वसुंधरा जी की लोकप्रियता है वो आज भी कम नहीं हुई। ऐसे स्थिति में अब उनकी 71-72 की हैं, तो उनसे बड़ी उम्र के लोग केंद्र सरकार में हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जबकि अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो लगता है कि जो पार्टी में अगर विद्वत्ता हुई तो नेतृत्व के सवाल को लेकर के पार्टी को ऐसी स्थिति में बिखेरना अनुचित होगा। MP और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के मिजाज पर भी बड़े बड़े सियासी पंडित एकमत नहीं हैं। हालांकि सभी कांग्रेस की बढ़त का दावा जरूर कर रहे हैं। किसानों को भरपूर उन्होंने देने की कोशिश की है। कर्ज माफी, बोनस, गैस पे सब्सिडी और 15,000 रुपये सालाना महिलाओं को। तो ये 4 चीजें मैं कहूँगा कि कांग्रेस के फेवर में जाती है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे चौड़े झरनों, गुफाओं, हरे भरे जंगलों, प्राचीन स्मारकों, दुर्लभ वन्य जीवन, घुमावदार मंदिरों, बौद्ध स्थलों और पहाड़ी पठारों के घरों के लिए मशहूर है। रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर चंदखुरी गांव में राम जी का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ अपने कई प्रकार के व्यंजनों के स्वाद के लिए भी देश भर में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के सियासी मिजाज को पढ़ना आसान नहीं है। वैसे तो छत्तीसगढ़ बनने के बाद बीजेपी ज़्यादा प्रभावी रही है। वैसे रमन सिंह भी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन 2018 में भूपेश बघेल ने जनता का नब्ज पकड़ लिया और सत्ता में आ गए। पर सवाल है कि क्या छत्तीसगढ़ के काका अपनी सत्ता बचा पाएंगे? हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। यहाँ के किसानों के लिए कांग्रेस अच्छा करी है। विलेज साइड से तो कांग्रेस को आना चाहिए। मेरे को भी तो फुल लगता है कि कांग्रेस ही आएगा, भूपेश सरकार ही आएगा। वोट देके लग रहा है कांग्रेस को ही आएगा। जी जी, पूरा उसी का लहर था इस बार। भूपेश बघेल का रिपीट करेंगे? हाँ, जहाँ तक रिपीट कर सकते हैं, नो डाउट। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप घोटाले का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घेराबंदी इसी मुद्दे पर की। भ्रष्टाचार के अलावा इस चुनाव में ईडी की रेड, बीजेपी के 15 साल वर्सेस कांग्रेस के 5 साल, राम मंदिर, महंगाई, बेरोजगारी, महिला आरक्षण, जातीय जनगणना, धान की खरीदी, किसान कर्ज माफी और आदिवासियों के मुद्दे हावी रहे। बीजेपी का दावा है कि वो इस बार इतिहास रचेगी, लेकिन एग्जिट पोल में फिर से बघेल सरकार बनने के संकेत दिख रहे हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान है कि बीजेपी 42, कांग्रेस 47 और अन्य 2 सीटें जीत सकती हैं। TV9 पोल स्टार्ट ने सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 45 और अन्य को 3 सीटें दी हैं। रिपब्लिक मैट्राइज के मुताबिक बीजेपी के खाते में 38, कांग्रेस को 48 और अन्य के हिस्से में 1 सीट आ सकती है।
ये इसमें कोई मतलब शक वाली बात नहीं है मैम, कांग्रेस सरकार दोबारा आ रही है। कांग्रेस क्यों? कारण वो है मैम कि किसानों का कर्जा माफ किया है, गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया है भूपेश बघेल जी ने। कांग्रेस की सरकार बन रही है मैडम, 75 सीट से बन रही है। किसान के कर्जा माफ किए ना तो कांग्रेस सरकार आएगा। बात क्या है सब लोग तो इसी में चले गया है। भूपेश बघेल जी का जो नरवा गुरुआ बारी है ना, वही जीत है और आगे भी जीत रहेगा। इंडिया टुडे एक्सिस और न्यूज 24 चाणक्य ने भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया है, लेकिन टाइम्स नाउ ईटीजी का दावा सबसे अलग है। टाइम्स नाउ ईटीजी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 52 सीटों को जीतकर बीजेपी सरकार बना सकती है और कांग्रेस 36 सीटों पर सिमट सकती है। बाकी दलों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। हालांकि सभी एग्जिट पोल का औसत निकालने पर कांग्रेस के हिस्से में 47 सीटें और बीजेपी की झोली में 40 सीटें आने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें, अगर वो सरकार में आती तो उनके मुद्दे में उन्होंने पीछे नहीं रहे, उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको क्लोज फाइट में लाके खड़े कर दिए हैं। आप दावेदारी के साथ नहीं कह सकते कि कांग्रेस आ रही है। उन्होंने बहुत क्लोज फाइट के साथ इसको मैच किया, उस फिगर को मैच किया, और आप कह सकते हैं कि 44-45 सीट उनकी भी उम्मीद कर सकते हैं, 44-48 सीट इनकी भी उम्मीद कर सकते हैं। तो बड़ी टफ फाइट है। छत्तीसगढ़ की तरह तेलंगाना में भी ज्यादातर सर्वे एजेंसियां एक जैसी रिपोर्ट दे रही हैं। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं और यहां पर के चंद्रशेखर राव की 2 बार से सरकार है और राव तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की जुगत में है, हैट्रिक लगाने के प्रयास में है। लेकिन एग्जिट पोल कुछ और ही बता रहा है और एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एबीपी सी वोटर के मुताबिक बीजेपी 9, कांग्रेस 57, बीआरएस 46 और एआईएमआईएम 7 सीटें जीत सकती हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी का अनुमान है कि बीजेपी 7, कांग्रेस 65, बीआरएस 41 और एआईएमआईएम 6 सीटें जीत सकती हैं। न्यूज 24 चाणक्य ने बीजेपी को 7, कांग्रेस को 71, बीआरएस को 33 सीटें दी हैं। टीवी9 पोल स्टार्ट की रिपोर्ट में कांग्रेस और बीआरएस में कांटे की टक्कर है। इसके मुताबिक तेलंगाना में बीजेपी को 8, कांग्रेस को 53, बीआरएस को 52 और अन्य पार्टियों को 7 सीटें मिल सकती हैं। हमें कांग्रेस आगे दिख रही है, मगर हमें कांग्रेस से वो उम्मीद नहीं है जितना जो बीआरएस से हमको सहूलत मिली है। यहाँ पे 3 दिसंबर को जो भी रिजल्ट आएगा 100% बीआरएस के हक में आएगा। रिपब्लिक मैट्राइज और इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस ही सरकार बनाती हुई दिख रही है। सभी एग्जिट पोल का औसत निकालने पर तेलंगाना में बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस के खाते में 64, बीआरएस को 44, एआईएमआईएम को 5 और अन्य दलों के पक्ष में 5 सीटें जाने का अनुमान है। ट्रेंड है रिसेंट 1 हफ्ते में चेंज हुआ। उससे पहले हमको लग रहा था टीआरएस या बीआरएस जो भी है वही जीत के आएगी, परंतु लास्ट वीक से लग रहा है कि ये शायद कांग्रेस को एक बढ़त मिल गई है। नेशनल पार्टी यहाँ पे कोई है नहीं, बीआरएस पावर में है तो उनके ऑपोजिशन अगर मैं नहीं देना चाहता हूँ बीआरएस को तो किसको दूंगा? बीजेपी तो पावर नहीं है, में नहीं है ना, बीजेपी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप कांग्रेस को ही देंगे। मिजोरम में एमएनएफ और जेडपीएम में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है तो बीजेपी का खाता भी बमुश्किल खुल सकता है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में एमएनएफ को 18, जेडपीएम को 15 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी के खाते में 1 भी सीट नहीं है। टाइम्स नाउ ईटीजी की रिपोर्ट में एमएनएफ 16 सीटों के साथ सबसे आगे है। जेडपीएम 12, कांग्रेस 11 और बीजेपी 1 सीट जीत सकती है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने एमएनएफ को 5, जेडपीएम को 31, कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 1 सीट दी है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल में काफी भ्रम है, सभी प्लस माइनस करके हिसाब लगा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों दलों में कोई बहुत उत्साह फिलहाल तो नहीं देखा जा रहा है। हालांकि दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी सरकार बनने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इन दावों के पीछे वो वादे हैं जिन्हें अक्सर फ्रीबी, रेवड़ी कहकर सियासत की जाती है। हालांकि मतदाता को प्रलोभन देना अपराध है, लेकिन जब घोषणा पत्र में सोना, सब्सिडी पर गाड़ी, आर्थिक मदद के नाम पर हर महीने या साल किसानों, महिलाओं, लाडली बहनों को हजारों रुपए देने का ऐलान होता है तो वो अपराध नहीं रह जाता और मतदाता ऐसे ही वादों को देखते हुए किसी को वोट देने का मन बनाता है। इस बार भी 5 राज्यों में मतदाताओं के सामने मुफ्त की घोषणाओं का मेन्यू था। अपनी जरूरत के मुताबिक वोटर ने किस मेन्यू को सिलेक्ट किया
उसकी तस्वीर 3 दिसंबर को साफ हो जाएगी और नेताओं के भाग्य विधाता मतदाता के दाता भी सामने आ जाएंगे।